नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे यहाँ यूजीसी नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 साइकोलॉजी की प्रिपरेशन कराई जा रही है। हमारा आज का जो यूनिट है वो हमारा यूनिट 2 है, जो हमारे पेपर 1 एंड पेपर 2 जिनका सब्जेक्ट का पेपर आता है उसमें भी रिसर्च आता है। ओके, तो हम रिसर्च में देख रहे थे, रिसर्च के स्टेप में हमने आगे से देखते देखते हम आते हैं। तो वहाँ पर हमने सबसे पहले रिसर्च का मीनिंग आपको बताया था, उसके बाद हमने स्टेप की बात की थी आपको। तो उसमें भी हमने सबसे पहले समस्या की पहचान वाला यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो स्टेप था वो बताया था। उसके बाद मैंने ऑब्जेक्टिव का जो स्टेप था वो भी बताया था। उसके बाद चरों के बारे में हमने बात की। फिर हमने देखा कि किस तरीके से हम हाइपोथेसिस बनाते हैं और हाइपोथेसिस में भी किस प्रकार की त्रुटियां आती है, उन सारी बातें मैंने आपको बताई थी। हाइपोथेसिस के बाद हमने आपको बताया था रिसर्च डिज़ाइन के बारे में। ओके, तो ये हम अब रिसर्च डिज़ाइन में भी जो डाटा, रिसर्च डिज़ाइन के बाद जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन हमें अपनी रिसर्च के रिलेटेड चाहिए होती है, तो वो इंफॉर्मेशन हम किस तरीके से कलेक्ट करेंगे। ओके, तो उसके बारे में हम देख रहे हैं। तो उसके लिए कुछ ना कुछ मीडियम तो होना चाहिए ना, कुछ ना कुछ माध्यम तो होना चाहिए ना, कि जिसके द्वारा हम क्या करें, इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकें। तो उसके लिए हम कुछ टूल्स का यूज़ करते हैं। ओके, जिसे हम उपकरण भी कहते हैं, साधन भी कहते हैं रिसर्च में। ओके, तो वो जो रिसर्च के टूल्स होते हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो उसमें भी मैंने आगे आपको बताया कि ऑब्जर्वेशन के बारे में बताया कि ऑब्जर्वेशन कितने टाइप्स के होते हैं और किस तरीके से ऑब्जर्वेशन से इंफॉर्मेशन ली जाती है। ओके, फिर मैंने आपको रेटिंग स्केल के बारे में बताया किस तरीके से रेटिंग स्केल के आधार पर हम इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं। और आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चनायर के बारे में। ओके, किस तरीके से क्वेश्चनायर से हम जो डाटा होते हैं वो कलेक्ट करते हैं। मोस्टली सभी जो रिसर्चर होते हैं वो यहाँ पर क्वेश्चनायर का यूज़ करते हैं, जहाँ पर भी क्वांटिटेटिव, जहाँ पर रिसर्च होता है, यानी कि जहाँ पर आंकड़ों को एकत्रित करके रिसर्च करना होता है, तो वहाँ पर मोस्टली प्रश्न हम क्वेश्चनायर का ज़्यादा यूज़ करते हैं ना। और जहाँ पर क्वालिटेटिव रिसर्च का बात आता है तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, तो वहाँ पर हम मोस्टली ऑब्जर्वेशन करके हम, या तो फिर सर्वे करके हम क्या करते हैं, डाटा को एकत्र करते हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों, टॉपिक पर जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करते रहिए भाई। आपके लिए मैं कितनी मेहनत करती हूँ आपको नहीं पता होगा। मुझे एक वीडियो बनाने के लिए 2-3 घंटे की पढ़ाई करनी पड़ती है। ओके, तो फिर मैं अपना टाइम इतना देती हूँ, तो आपको लाइक करने में उसमें दिक्कत क्या होती है? इसमें ना ही आपके पैसे ख़राब होते हैं, ना ही आपका टाइम ख़राब होता है ना। तो लाइक करते रहिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहे। और इस चैनल को कुछ लोग ऐसे भी है जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है और ऐसे ही वो लोग वीडियोस देखते रहते हैं। तो उन लोगों को रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियोस डाले जाते हैं ना, या तो फिर नेट की इन्फॉर्मेशन के होंगे या फिर पीएचडी की एडमिशन की इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड होंगे, तो वो सारे वीडियो की आपको जानकारी मिल जाए। इसीलिए मैं बता रही हूँ कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी जो नोटिफिकेशन आती है वो आपके आपको ना पता हो, ऐसा ना हो। कभी कभी कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो पीएचडी वगैरह की जो नोटिफिकेशन आती है उसकी डेट कंप्लीट हो गई होती है, यानी कि वहाँ पर एडमिशन क्लोज हो गया होता है। फिर जाकर उनको पता चलता है कि यार इस यूनिवर्सिटी से कोई नोटिफिकेशन आया था और मुझे पता ही नहीं था और मेरा रह गया। ओके, तो ऐसी सिचुएशन ना बने, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन डाली जाएगी वो आपको तुरंत ही मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन आयर के बारे में कि आखिर है क्या क्वेश्चन आयर। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन आयर का मतलब, जानते हैं कि क्या है मतलब। ओके, तो देखिए, प्रश्नावली व्यवहार परक शोधों में आंकड़े संग्रह करने एवं शोध समस्याओं का अध्ययन करने का काफ़ी प्रचलित एवं लोकप्रिय साधन है। ओके, देखिए, ये प्रश्नावली जो है, क्वेश्चन आयर है, वो क्या है, व्यवहार परक शोधों के लिए। ओके, जिसे हम क्या कहते हैं, अप्लाइड रिसर्च कहते हैं, जो हम अपनी रोज़िंदा लाइफ में जिनका हम यूज़ करते, जो रिसर्च कर रहे हैं, जो पीएचडी करने वाले स्टूडेंट होते हैं, तो वो लोग मोस्टली कैसा, तो वो लोग अप्लाइड रिसर्च करते हैं ना। क्योंकि जो मूलभूत शोध होता है
ओके। तो जो मूलभूत शोध है वो तो सिद्धांतों की जो रचना की जाती है, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि साइकोलॉजी में संरचनावाद, फिर व्यवहारवाद, ये जो सिद्धांत बने ना, उनके लिए मूलभूत शोधों का यूज़ होता है। ओके। और यहाँ पर जो भी हम रिसर्च करते हैं पीएचडी लेवल पर, वो क्या होता है, हमारा व्यवहार परक शोध होता है। ओके। तो व्यवहार परक शोधों में आंकड़े को संग्रह करने के लिए, यानी कि डेटा को कलेक्ट करने के लिए, और जो भी शोध समस्या है, जो भी हमारी प्रॉब्लम जो है हमारी, उस रिसर्च प्रॉब्लम के अध्ययन करने के लिए काफ़ी प्रचलित है। ये क्वेश्चनायर काफ़ी प्रचलित, मैंने बताया ना कि क्वेश्चनायर का ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर यूज़ होता है। ओके। तो काफ़ी प्रचलित है और लोकप्रिय साधन है। साधन का मतलब क्या होगा, टूल्स होगा, या फिर आप बोल लीजिए हिंदी में उपकरण होगा। ओके। तो ये एक टूल है, आपको याद रखना है। क्वेश्चनायर एक टूल है। मैं बार बार हर हर वीडियो में हर जो भी जिस तरीके से क्वेश्चन आते हैं उस पर ज़्यादा फोकस करके आपको बता देती हूँ कि इसे इस तरीके से आपको याद रखना है। ओके। चलिए, तो क्वेश्चनायर क्या है, टूल है। ओके। चले, वो क्या करते हैं, आंकड़ा संग्रह करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, और जो शोध समस्या है उसके अध्ययन करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, उसकी परिभाषा के बारे में चलते हैं। तो प्रश्नावली एक ऐसे प्रश्नों की माला या कड़ी होती है जिसमें शोध समस्या से संबंधित प्रश्न दिए जाते हैं तथा इसे ध्यानपूर्वक पढ़कर उत्तरदाता उनका उत्तर अपने अनुभव के आधार पर देता है। ओके। और पुनः उसे शोधकर्ता को लौटा देता है। तो यहाँ पर मैंने आपको 4 बात बताई। देखिए, इसे 4 बातों को आप याद रख सके हैं तो फिर मान लीजिए आपको क्वेश्चनायर अच्छे से याद रह गया। जो क्वेश्चनायर होता है वो प्रश्नों की एक माला होती है, एक कड़ी होती है। माला या कड़ी का मतलब क्या होता है कि ये एक क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन, ये चौथा क्वेश्चन। ओके। इस तरीके से ये क्वेश्चनों की क्या है, माला है। तो ये आपको याद रखना है, प्रश्नावली एक क्या है, एक माला है या फिर कड़ी है। ओके। जिसमें क्या होता है कि जिसमें शोध समस्या से के संबंधित आपकी जो भी शोध समस्या है। ओके। आपकी जो भी आपने टॉपिक लिया हुआ है, जो समस्या ली हुई है, उस समस्या के रिलेटेड यहाँ पर क्या दिए जाते हैं, प्रश्न दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं, प्रश्न दिए जाते हैं। ओके। और उसे उस प्रश्नों को क्या करना होता है, तो जहाँ जो सामने वाले को जिस पर आपको रिसर्च करना है उसे आपको देना है, और सामने वाला जो है वो क्या करेगा, ये सारे प्रश्नों को पढ़ेगा और पढ़कर ध्यानपूर्वक इसका आंसर देगा। क्या करेगा, इसका आंसर देगा। ओके। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अब देखिए, वो आंसर देकर ये जो क्वेश्चन आए हैं वो रिसर्चर को लौटा देगा। ओके। सिंपल सी परिभाषा है, कुछ भी नहीं है। ओके। बड़ा बड़ा करके मैं आपको नहीं बताना चाहती हूँ, शॉर्ट में आपको अच्छे से समझ में आए इस तरीके से बताना चाहती हूँ। सिंपल सी बात है कि जो प्रश्नावली है वो प्रश्नों की एक माला या कड़ी है। ओके। और वो कड़ी एक दूसरे से क्या होती है, जुड़ी हुई होती है। ओके। वो एक दूसरे के से कड़ी जुड़ी हुई होती है, और उसमें क्या होते हैं कि जो आपकी समस्या है उस समस्या से संबंधित आपको प्रश्न दिए गए होते हैं, और वो प्रश्न होते हैं वो आपको, आपने जो प्रश्न बनाया, आप रिसर्चर है मान लीजिए, और आपने जो प्रश्न बनाए आपके समस्या के रिलेटेड, तो ये प्रश्न आप क्या करेंगे, ये जो माला पूरी एक, मान लीजिए इस फर्म में आपने बहुत सारे प्रश्न बना लिए आपकी समस्या के। यहाँ पर मैं थोड़ा सा हटा लेती हूँ, चलिए यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। ये एक फर्म है। ओके। इस फर्म में आपने अपनी, मान लीजिए आप कोविड-19 पर कोई रिसर्च करना चाहते है ना, तो कोविड-19 पर आप रिसर्च करना चाहते, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, कोविड-19 के रिलेटेड आप यहाँ पर क्वेश्चन डाल देंगे, और यहाँ पर जो होगा वो जो सूचना दी जाएगी कि किस तरीके से आपको प्रश्नावली भरनी है, किस तरीके से इसमें आपको अपना नाम लिखना है, पता लिखना है, फिर जो भी प्रश्नावली के अकॉर्डिंग जो भी आपको उसमें जो
इंफॉर्मेशन देनी होती है कि किस तरीके से प्रश्नावली भरनी होगी, किस तरीके से आपको यहाँ पर आपका रेटिंग किया जाएगा, ये सारी बात अगर आपको बतानी है तो आपको यहाँ पर बता देंगे। फिर आप यहाँ पर क्या करेंगे, कोविड-19 पर अगर आपकी समस्या है तो आप कोविड-19 के रिलेटेड यहाँ पर कुछ प्रश्न डाल देंगे। अब इस प्रश्न के यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर प्रश्न होंगे, यहाँ पर आंसर देने की जगह होगी, यहाँ पर प्रश्न होंगे, यहाँ पर आंसर देने की जगह होगी। ओके, तो इस तरीके से प्रश्न आंसर यहाँ पर दिए जाएंगे। अब आप क्या करेंगे, जिस पर आपको रिसर्च करना है, यानी कि कोविड-19 पर आप रिसर्च कर रहे हैं, तो आपने जो भी सैंपल लिया होगा ना, मैंने सैंपल के बारे में अच्छे से आपको बता दिया, तो जो भी सैंपल लिया है वहाँ पर जाकर आप इस क्वेश्चन आयर को क्या करेंगे, दे दोगे। और फिर जो सामने वाला व्यक्ति है, जो हमारा उत्तरदाता होता है, वो क्या करेगा, इस क्वेश्चन आयर के क्वेश्चन को पढ़ेगा, ध्यानपूर्वक पढ़ेगा, पढ़कर वो अपना आंसर यहाँ पर लिख देगा। आंसर लिखकर वो पूरी कंप्लीट क्वेश्चन आयर कंप्लीट करके वो आपको लौटा देगा। ओके, ये बात हुई हमारी क्वेश्चन आयर की। चलिए अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आपको उसकी 3 बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी। ओके, चलिए कि एक माला कड़ी है, फिर वहाँ पर क्या किया जाता है, प्रश्न दिए जाते हैं, उत्तरदाता उसे ध्यान से पढ़ता है और पढ़कर वो फिर से उसे लौटा देता है। ओके, चलिए अब बात करते हैं एक उत्तम प्रश्नावली कैसी होनी चाहिए। ओके, तो एक उत्तम प्रश्नावली की विशेषता की बात की गई है। तो एक उत्तम प्रश्नावली की विशेषता क्या होनी चाहिए, तो प्रश्नावली में दिए गए प्रश्नों का संबंध शोध विषय से सीधा एवं स्पष्ट होना चाहिए। देखिए, आप जो भी क्वेश्चन आयर बनाते हैं तो उसमें जो भी प्रश्न दिए जाते हैं, उन प्रश्नों के जो प्रश्न आपकी होते हैं, वो प्रश्न कैसे होने चाहिए, तो आपकी जो शोध विषय है, यानी कि आपकी जो शोध समस्या है, उससे सीधा एवं स्पष्ट होनी चाहिए। उससे पता चलना चाहिए, जो क्वेश्चन आप रख रहे हैं उस क्वेश्चन से हमें पता, सामने वाले को पता चलना चाहिए कि ये किस विषय पर रिसर्च हो रहा है और मुझे किस तरीके का उसमें आंसर देना है। ओके, यानी कि प्रश्न हमारे कैसे होने चाहिए, हमारी शोध से रिलेटेड होने चाहिए और वो स्पष्ट होने चाहिए। ओके, उसके बाद देखिए, प्रश्नावली में रखे प्रश्नों की संख्या कम होनी चाहिए। देखिए, क्वेश्चन आयर की जो लंबाई होती है वो कम होनी चाहिए। तो क्वेश्चन आयर की लंबाई कम होने का मतलब क्या होता है कि उसमें हमें जो क्वेश्चन डालने हैं वो क्वेश्चन कैसे होने चाहिए, कम होने चाहिए। उसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो कम डालने चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा होगा तो क्या होगा, तो उत्तरदाता उससे क्वेश्चन के आंसर देते 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 थक जाएगा। फिर क्या करेगा वो, फिर वो ऐसे ही टिक लगाया जाएगा, ऐसे ही टिक लगाकर मान लीजिए आपने 40 क्वेश्चन ले लिया। ओके, हम अपनी ही बात कर लेते हैं हम सब, है ना। आपको अगर क्वेश्चन दिए जाएंगे तो आप क्या करेंगे, 10 20 25 30 तक तो अच्छा चलेगा। फिर आगे क्या होगा, आप वहाँ आपको बोरिंग लगने लगेगा। फिर आप क्या करेंगे, बोरिंग लगेगा तो फिर आप वहाँ पर ऐसे ही टिक टिक लगा कर चले जाएंगे। और 40 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन जो बाकी के पीछे के रहे थे, जो 30 तो आपने अच्छे से उसे अटेंड किए, लेकिन बाकी जो 10 होंगे वो हवा में उड़ जाएंगे, है ना। ऐसे ही टिक लगाए जाएंगे, टिक लगाया जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हमें सही तरीके से नहीं मिलेगी, है ना। ऐसे ही हवा में उड़ाओगे तो क्या होगा, अब नेट के एग्ज़ाम में भी ऐसा ही होता है। कुछ क्वेश्चन तक तो हमारी एनर्जी बहुत ही रहती है, हम बहुत ही एक्साइटेड रहते हैं कि हाँ मुझे एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम ने। और जैसे 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 क्वेश्चन आंसर देते जाते हो, कुछ टाइम के बाद क्या होता है, हमारा माइंड काम करना बंद कर देता है। और फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे हमारे सामने आते हैं जो हमें आते भी होते हैं, लेकिन हमारा जो माइंड है वो आराम की स्थिति में बन जाता है। इसके कारण क्या बनता है कि हमें जो क्वेश्चन के आंसर आता था उसका भी आंसर हमारे दिमाग में नहीं आता है ना। तो ये सिचुएशन बनती है। तो यहाँ पर भी यही होगा। तो हमें प्रश्नावली में जो भी प्रश्न हम रख रहे हैं उसकी संख्या कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ओके,
अब देखिए, प्रश्नों की भाषा जो है उसमें जो शब्द है, उसमें जो वाक्य है, वो कैसे होने चाहिए, सरल होने चाहिए। यानी कि सामने वाले को समझ में आनी चाहिए। हम अगर मान लीजिए कि अगर कोई ऐसे वाक्य या ऐसे शब्द कठिन वाक्य हम वहाँ पर रखेंगे, तो हमें वहाँ पर सामने वाले को समझ में नहीं आएगा। जब सामने वाले को समझ में नहीं आएगा, तो सामने वाला उसका जो प्रत्युत्तर होगा उसमें भी इफेक्ट होगी, है ना। यूजीसी नेट में हिंदी मीडियम वाले बच्चों को क्यों लॉस होता है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे को बहुत ही लॉस नहीं होता है, लेकिन हिंदी मीडियम वाले बच्चे को लॉस होता है। क्यों होता है? क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश जानते नहीं होते हैं, या तो फिर उनको आता है लेकिन टूटा फूटा इंग्लिश आता है। तो वहाँ पर क्या कंडीशन बनेगी कि जो हिंदी मीडियम वाले लोग हैं, वो उन लोगों के लिए एक ही शब्द का बहुत सारे अर्थ होते हैं। तो उन शब्दों में से कोई भी शब्द यहाँ पर डाल देते हैं नेट वाले। फिर जाकर क्या होता है, यहाँ पर कुछ बच्चे हैं, उन्होंने मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए कि हाइपोथेसिस की अगर बात की जाए, हाइपोथेसिस का मान लीजिए कोई क्वेश्चन आता है, तो इंग्लिश में इसे हाइपोथेसिस कहा जाता है, लेकिन हिंदी में अगर बोला जाए तो इसे हम उपकल्पना भी कहते हैं, उपकल्पना। ओके, फिर प्राकल्पना। ओके, तो इस तरीके से उपकल्पना, प्राकल्पना, इस तरीके से 3-4 वर्ड्स होते हैं, तो इनमें से कोई भी वर्ड्स यहाँ पर लगा देते हैं। अब देखिए, बच्चे ने आपने पढ़ा क्या है, आपने अपनी बुक में पढ़ा उपकल्पना। ओके, प्राकल्पना का कहीं भी जिक्र ही नहीं था आपकी बुक में। अब आपने जो बुक पढ़ी उसमें उपकल्पना दिया था, फिर आप जाते हो एग्ज़ाम देने नेट की, और वहाँ पर क्वेश्चन होता है कि प्राकल्पना लिखा हुआ क्वेश्चन आता है। क्या होता है? प्राकल्पना लिखा हुआ क्वेश्चन आता है। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ये क्या है, ये प्राकल्पना क्या है। और फिर आपने इंग्लिश वर्ड भी नहीं पढ़ा उस टाइम, क्योंकि आपको इंग्लिश टूटी फूटी आती है, इसलिए आपने इंग्लिश में इंटरेस्ट नहीं दिया। तो फिर क्या हुआ, वहाँ पर आपने इंग्लिश वर्ड पढ़ा था, है ना। तो वहाँ इंग्लिश वर्ड पढ़ा ही नहीं था, सॉरी, इंग्लिश वर्ड पढ़ा ही नहीं था, तो आपको ये भी नहीं पता कि उपकल्पना को इंग्लिश में क्या बोला जाता है। ओके, तो फिर यहाँ पर कंडीशन क्या बनती है, तो आपका ये आंसर, वैसे सही में तो आपको ये आंसर आता ही था अगर यहाँ पर प्राकल्पना की जगह उपकल्पना शब्द दिया होता, तो 100% आप क्या करेंगे, सही आंसर देकर आएंगे। ओके, लेकिन यहाँ पर प्राकल्पना एक वर्ड की वजह से आपका यहाँ पर क्वेश्चन गलत हो जाता है और आपके 2 मार्क्स वहाँ पर कट जाते हैं। ओके, तो ये कंडीशन यहाँ पर भी बनती है। तो यहाँ पर भी जो शब्द होते हैं, जो वाक्य होते हैं, वो कैसे रखने चाहिए, सरल रखने चाहिए, यानी कि उत्तरदाता उसे समझ सके, ऐसे होने चाहिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उपयोग करना चाहिए। वस्तुनिष्ठ का मतलब क्या होगा, ऑब्जेक्टिव। ओके, तो हेतुलक्षी, जिसे हेतुपूर्ण कहते हैं, तो हेतुपूर्ण प्रश्न वहाँ पर रखने चाहिए, ऑब्जेक्टिव प्रश्न वहाँ पर रखे जाने चाहिए। ऑब्जेक्टिव का मतलब आप जानते ही, हम जो भी एग्ज़ाम देते हैं वहाँ पर एक क्वेश्चन होते हैं, उसके यहाँ पर कुछ ऑप्शन होते हैं और उनमें से हमें किसी एक को टिक लगाना होता है। ओके, तो ये हुए हमारे ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। उत्तरदाता लज्जित हो जाए ऐसे प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। कभी कभी रिसर्चर ऐसे भी क्वेश्चन डाल देते हैं जिससे जो भी उत्तरदाता है वो खुद लज्जित हो जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे प्रश्न ऐसे नहीं होने चाहिए जहाँ पर उत्तरदाता लज्जित हो जाए और वो अपने आप को, वो लज्जित होकर शर्म संकोच का अनुभव करे और फिर जो उसे उत्तर देना है वो उत्तर ना दे पाए। तो ऐसी कंडीशन भी यहाँ पर नहीं बननी चाहिए। प्रश्नों का निर्देश पूर्ण एवं स्पष्ट होना चाहिए। तो जो प्रश्नों का आप निर्देश कर रहे हैं, जो वर्णन कर रहे हैं, वो कैसे होने चाहिए, पूर्ण होना चाहिए और स्पष्ट रूप से होना चाहिए। प्रश्नों का क्रम मनोवैज्ञानिक तथा प्रभावकारी होना चाहिए। वो इस क्रम में होने चाहिए कि जैसे कि सबसे पहले हम रखेंगे सामान्य प्रश्नों को,
और उसके बाद हम रखेंगे विशिष्ट प्रश्नों को। ओके, सामान्य और विशिष्ट के बारे में आपको पता ही होगा। ओके, तो सामान्य प्रश्नों सबसे पहले रखे जाएंगे और उसके बाद हम क्या रखेंगे, विशिष्ट प्रश्न रखेंगे, यानी कि जनरल क्वेश्चन सबसे पहले रखेंगे। और जो विशिष्ट यानी कि स्पेसिफिक होते हैं, तो स्पेसिफिक जो क्वेश्चन होंगे वो हम बाद में रखेंगे। ओके, तो यहाँ पर यानी कि अनुकूल जो भी प्रश्न होते हैं, हमें सामने वाले को अनुकूल होंगे वैसे क्वेश्चन हमें सबसे पहले रखने चाहिए, जिसे हम सामान्य क्वेश्चन के रूप में मान सकते हैं। और फिर जाकर विशिष्ट का मतलब होता है स्पेसिफिक, तो वो प्रतिकूल, उसमें प्रतिकूल जो प्रश्न होते हैं वो बाद में रखने चाहिए। अगर पहले से ही प्रतिकूल रखेंगे तो सामने वाला उत्तरदाता क्या करेगा, एक दो क्वेश्चन लगाएगा, फिर उसे वो बोरिंग लगने लगेगा, तो बाकी के सारे जो क्वेश्चन होंगे वो ऐसे ही टिक करेगा। ओके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन आयर में क्या होना चाहिए, पहले जो भी क्वेश्चन होंगे वो सामान्य होंगे यानी कि अनुकूल होंगे, और उसके बाद हमें रखना है प्रतिकूल क्वेश्चन, जिसे हम विशिष्ट भी कह सकते हैं। ओके, चलिए, जिससे इसे ही हम मनोवैज्ञानिक और प्रभावकारी कहते हैं। ओके, चलिए, प्रश्नावली देखने में सुंदर एवं आकर्षक होना चाहिए। देखिए, आप जो भी क्वेश्चन आयर बना रहे हैं वो कैसे होनी चाहिए, दिखने में भी सुंदर होनी चाहिए और आकर्षक होनी चाहिए। आप सभी को पता होगा, अगर आप ऐसे ही ब्लैक एंड वाइट में न्यूज़पेपर अगर आपके पास आता है, तो आप आपके सामने दो न्यूज़पेपर है, मान लीजिए ये है ब्लैक एंड वाइट। ओके, ये ब्लैक एंड वाइट है और ये आपका रंगीन में है यानी कि कलरिंग में है। तो देखिए, इन दोनों में से आपको पढ़ने में कहाँ पर मज़ा आएगा, ब्लैक एंड वाइट या फिर कलर में? तो आप बताएंगे मैम कलर में बहुत अच्छा रहेगा, है ना। बुक्स भी हम यही लेते हैं, तो बुक्स देखने जाते हैं तो मान लीजिए आपको दुकानदार दो बुक्स बताते हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। ये वाली बुक जो है वो ब्लैक एंड वाइट में है, और ये वाली जो बुक है वहाँ पर बहुत अच्छा उसका जो बैकग्राउंड है या फिर उसके अंदर का जो भी राइटिंग है वहाँ पर सारे कलरिंग होता है, यानी कि जो वर्ड्स होते हैं कुछ कलर में लिखे हुए होते, जो मेन टॉपिक होते हैं, मेन बातें होती है वो कलर में लिखी हुई होती, तो वो आपको ज़्यादा इफेक्ट करेगी, है ना। तो यहाँ पर भी प्रश्नावली देखने में कैसी होनी चाहिए, सुंदर और आकर्षक होनी चाहिए, जिससे सामने वाला व्यक्ति है वो उसे देखकर ही उससे इम्प्रेस हो जाता है और उसे लगता है कि नहीं यार इसमें कुछ दम है। ओके, चलिए, तो ये सारी बातें हमारी उत्तम प्रश्नावली की विशेषता हो गई। फिर से बता देती हूँ फटाफट से। ओके, प्रश्नावली में दिए गए प्रश्नों का संबंध कैसा होना चाहिए, शोध विषय से सीधा एवं स्पष्ट होना चाहिए। प्रश्नावली में रखी सब प्रश्नों की संख्या कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। उसकी भाषा, शब्द, वाक्य कैसे होने चाहिए, सरल और स्पष्ट होने चाहिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का यहाँ पर समाविष्ट किया गया होना चाहिए। उत्तरदाता लज्जित ना हो जाए, शर्म संकोच ना अनुभवे, ऐसे एक प्रश्न शर्म संकोच अनुभवे वैसा प्रश्न नहीं डालने चाहिए। ओके, प्रश्नों का निर्देश कैसा होना चाहिए, पूर्ण और स्पष्ट होना चाहिए। प्रश्नों का जो क्रम है वो मनोवैज्ञानिक और प्रभावकारी होना चाहिए। प्रश्नावली देखने में कैसी होनी चाहिए, सुंदर और आकर्षक होनी चाहिए। ओके, चलिए, अब आगे बात करते हैं, प्रश्नावली के निर्माण की बात करते हैं, यानी कि प्रश्नावली का जो निर्माण होता है वो किस तरीके से हम करेंगे। तो ऐसे ही नहीं होता है कि चलिए हमें रिसर्च करना है, हम खुद से प्रश्नावली बना देंगे और सबको बांट देंगे और फिर डाटा कलेक्ट कर देंगे, फिर उसका एनालिसिस कर देंगे, एनालिसिस करके उसका कंक्लूज़न निकाल देंगे और रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। ऐसी बात नहीं होती है। जो भी क्वेश्चन आयर आप यूज़ करते हो वो सिस्टमेटिक तरीके से होती है। ओके, तो सिस्टमेटिक तरीके से किस तरीके से होती है, तो उसका जो निर्माण होता है वो क्रमबद्ध तरीके से होता है। ऐसे ही आप क्वेश्चन आयर बनाकर ऐसे यूज़ नहीं कर सकते, उसके लिए कुछ उसके नॉर्म्स होते हैं, इसके लिए कुछ उसके क्या बोला जाता है, उसके कुछ मापन होते हैं, यानी कि इस तरीके से आपको सबसे पहले ये काम करना चाहिए, फिर ये काम करना चाहिए, फिर ये काम करना, स्टेप बाय स्टेप आपको वहाँ पर काम करना होता है। ओके, तो चले देखते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं कि प्रश्नावली का निर्माण कैसा किया जाता है। ओके, तो सबसे पहले हम प्रारंभिक तैयारियां करेंगे। प्रारंभिक तैयारियों में क्या होगा, तो प्रश्नावली के निर्माण में सबसे पहला कदम हमारा ये होता है
कि वह कौन सी समस्या या चर की है। मान लीजिए आपकी हर एक के रिसर्च में वेरिएबल होगा ही होगा। ओके, बिना वेरिएबल के कभी भी रिसर्च नहीं होता है, ये बात आप नोट कर दीजिएगा। अभी अभी 3 दिन पहले ही एक लड़की ने मुझे अपनी सिनॉप्सिस भेजी और उसने बोला कि मैम ये देख लीजिए तो मेरी सिनॉप्सिस ठीक है। तो मैंने उसकी सिनॉप्सिस देखी तो वहाँ पर मुझे दिखा उसने कहीं भी वेरिएबल का कहीं भी जिक्र ही नहीं किया था। तो मैंने उसे बोला कि तेरे इस रिसर्च तो ठीक बात है, उसका जो टॉपिक है वो तो ठीक बात है, लेकिन इसमें तेरे वेरिएबल कहाँ पर है। बिना वेरिएबल के तो रिसर्च होने वाला नहीं है। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है आपका वेरिएबल, और आपका वेरिएबल भी आप जब भी टॉपिक जो टॉपिक बनाते हैं ना, उसी टॉपिक में जो टॉपिक का जो टाइटल होता है वो टाइटल में ही आपका वेरिएबल दिखने चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसे ही आप टाइटल बना लो। टाइटल जब भी बनाते हो तो उसमें आपका टॉपिक में वेरिएबल देखना चाहिए कि आप कौन से वेरिएबल की किस वेरिएबल पर इफ़ेक्ट को जानना चाहते हो, मापना चाहते हो। ओके, तभी जाकर आपका जो टाइटल होता है वो क्लियर होता है। तो यहाँ पर उसने वेरिएबल दिए ही नहीं थे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बता देती हूँ फिर से कि वेरिएबल के बिना कभी भी कोई भी रिसर्च नहीं होता, चाहे कोई भी क्वालिटेटिव रिसर्च हो या फिर क्वांटिटेटिव रिसर्च हो। ऐसा नहीं होता है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में ही सिर्फ वेरिएबल होते हैं, सभी में वेरिएबल होते हैं। ओके, सभी में वेरिएबल होते हैं, लेकिन बस उस वेरिएबल को ढूंढने की, उस वेरिएबल को देखने की आपकी क्षमता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके टॉपिक में कौन सा वेरिएबल है। ओके, चलिए अब देखते हैं यहाँ पर क्या होगा कि जो भी वेरिएबल है उस वेरिएबल के आधार पर आपको क्वेश्चनायर बनाना होगा। मान लीजिए मुझे जॉब इन्वॉल्वमेंट की इफ़ेक्ट जाननी है, किसकी, जॉब इन्वॉल्वमेंट पर अगर मुझे क्या करनी है, इफ़ेक्ट जाननी है। ओके, किसकी इफ़ेक्ट हो रही है, तो मान लीजिए मुझे एक्सपीरियंस जो एक्सपीरियंस होता है, जो जॉब करने वाले लोग होते हैं उनके एक्सपीरियंस की जॉब इन्वॉल्वमेंट पर क्या इफ़ेक्ट हो रही है। अगर मुझे ये जानना है तो फिर मेरे जो वेरिएबल बन रहे हैं वो क्या हो गए, हमारे जॉब इन्वॉल्वमेंट, और दूसरा वेरिएबल है हमारा एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस की जॉब इन्वॉल्वमेंट पर असर पड़ रही, तो जॉब इन्वॉल्वमेंट वो मेरा क्या हो जाएगा, वो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। और ये जो एक्सपीरियंस है जिसकी इफ़ेक्ट होने वाली है, तो वो एक्सपीरियंस मेरा क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल बन जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर मुझे जिसकी भी जो भी चर है उसके आधार पर मुझे क्या करना है, जॉब इन्वॉल्वमेंट पर अगर इफ़ेक्ट हो रही ना, तो मुझे जॉब इन्वॉल्वमेंट की यहाँ पर क्वेश्चनायर लिखनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी। ओके, तो मुझे यहाँ पर जॉब इन्वॉल्वमेंट की जो क्वेश्चनायर मैं बनाती हूँ ये मुझे देखना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए कि मेरा वेरिएबल क्या है, जॉब इन्वॉल्वमेंट है और उसको उस पर इफ़ेक्ट होने वाली है। तो उसके बारे में मुझे यहाँ पर क्या करनी है, क्वेश्चनायर बनानी है, डाटा इकट्ठा करना है। ओके, तो उसका मापन प्रश्नावली द्वारा, इसका मापन जॉब इन्वॉल्वमेंट का मापन हम किसके द्वारा कर रहे हैं अभी, तो अभी हम फिलहाल कर रहे हैं प्रश्नावली द्वारा। ओके, जब शोधकर्ता ये निश्चित कर लेता है कि उसे अमुक शोध समस्या या अमुक चर को मापने के लिए एक प्रश्नावली तैयार करना है, तो उसे यहाँ पर कुछ बातें याद रखनी होती है। क्या, तो उसे कुछ बातें याद रखनी होती है। अब क्या बातें याद रखनी होती है उसके बारे में भी बता देती हूँ। हम अभी प्रारंभिक तैयारियां के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर स्पेस भी नहीं है दोस्तों, एक पेज वहाँ पर डालना भूल गई, चलिए कोई बात नहीं ना, नेक्स्ट में भी नहीं। ओके, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर ही देख लेते हैं। ओके, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए कि प्रश्नावली का कौन सा प्रकार प्रयोग किया जाएगा। अब देखिए प्रश्नावली की भी बहुत सारे प्रकार है, मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपको याद रखना होगा, आपको क्या काम करना होगा, सबसे पहले तो आपको वेरिएबल को आपको पता होना चाहिए। उस वेरिएबल के आधार पर आपको क्वेश्चन आयर तय करनी होगी कि कौन सी क्वेश्चन आयर बनेगी, कौन कौन से क्वेश्चन वहाँ पर बनने वाले। तो यहाँ पर कौन से प्रकार का हम क्वेश्चनायर का कौन से प्रकार को हम यहाँ पर यूज़ करने वाले। ओके, तो यहाँ पर पहली बात हो गई हमारा प्रश्नावली के प्रकार के बारे में। ओके, तो उसमें भी क्या जो भी
उसके प्रकार होते हैं, जैसे कि निश्चित या सीमित अनुक्रिया वाले प्रश्न, यानी कि बंद प्रश्न और मुक्त प्रश्न। आप अगर हम सिंपल सी भाषा में बोले तो हमारी जो क्वेश्चनायर है मुक्त प्रकार की है या फिर बंद प्रकार की है। ओके, फिर जाकर हम डाक के द्वारा उसे भेजेंगे या फिर खुद जाकर वहाँ पर से हम उस क्वेश्चनायर को सामने वाले को देंगे। ये सारी बातें आपको यहाँ पर पहले तय कर लेनी होगी। ओके, उसके बाद हमारी जो प्रश्नावली है उसकी लंबाई क्या होगी, यानी कि हमारे प्रश्नावली को ना ही हमें अधिक लंबा बनाना है और ना ही अधिक छोटा बनाना है। फिर प्रश्नावली में प्रश्नों का क्रम क्या रहेगा, यहाँ पर लंबाई की बात की मैंने। ओके, उसके बाद प्रश्नों का जो क्रम होगा, तो प्रश्नों के क्रम को आपको याद रखना होगा, किस क्रम में मैं कौन से प्रश्नों को पहले लूँगी या फिर उसके बाद कौन सा क्वेश्चन लूँगी, उसके बाद कौन सा क्वेश्चन लूँगी, उनके बाद क्या कौन सा क्वेश्चन लूँगी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, और उसमें भी मैंने आपको बताया सबसे पहले सामान्य प्रश्नों और उसके बाद हम कैसे लेंगे, विशिष्ट प्रश्नों को ले लेंगे। फिर ये जो चौथी बात है, तो वो जो हमारे जो क्वेश्चनायर है वो जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगी या नहीं करेगी, यानी कि जिसके मान लीजिए कि आपको कोविड 19 की इफ़ेक्ट के बारे में अगर आपको जानना है तो आपको कहाँ पर जाना पड़ेगा, तो जहाँ पर कोविड 19 के जो भी लोग हैं, जो दर्दी हैं, वहाँ पर ही जाना पड़ेगा ना, जहाँ पर कोविड 19 का एक भी केस नहीं है। और वहाँ पर जाकर आप अगर क्वेश्चन आयर देंगे तो क्या आपको सही सही जानकारी मिलेगी? बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। ओके, तो आपको मान लीजिए कि कोविड 19 के इफ़ेक्ट के बारे में अगर जानना है तो आपको उस एरिया में जाना होगा जिस एरिया में कोविड 19 के दर्दी पाए जाते हैं, और ऐसे ही दर्दी को हम देंगे जिसको कोविड 19 हुआ था। ओके, यानी कि जो कोविड 19 की असर से जो लोग गुजर के आए हैं उन लोगों को हम क्वेश्चनायर देंगे। ओके, तो ये बात पता चल गई कि जो जनसंख्या होती है वो अपनी जो क्वेश्चनायर होती है वो जनसंख्या को अच्छी तरह से, हमारी जो रिसर्च की जो समस्या है उस समस्या को अच्छी तरीके से परिभाषित करते हुए उनके जो गुण होते हैं, उनकी जो विशेषता होती है, उनका वो मापन करने के लिए बनाई गई होनी चाहिए। ओके, और फिर पांचवी बात क्या है कि क्या जनसंख्या ऐसी है या नहीं जिसके सदस्यों पर आसानी से हम प्रश्नावली का क्रियान्वयन किया जा सके। ओके, मान लीजिए कि अगर आपने यहाँ पर कोविड 19 की इफ़ेक्ट के लिए जो भी न्यादर्स, जो भी सैंपल आपने पसंद किए। ओके, अब जाते हैं अब किसी के घर पे, तो यहाँ पर जो दर्दी है कोविड 19 के दर्दी हमें पता चला कि यहाँ पर कोविड 19 के दर्दी पाए गए हैं। तो आप किसी घर पर गए, जो घर में दो लोग मान लीजिए कि कोविड 19 की असर से गुजर चुके हैं, तो वहाँ पर जाएंगे, तो अब आप उन्हें क्वेश्चन आयर देने जाएंगे तो वो लोग बोलेंगे हमें कोई भी क्वेश्चन के आंसर नहीं देने हैं। ओके, तो ये बात नहीं होनी चाहिए। तो आपको ये भी ख्याल रखना चाहिए कि आप जहाँ पर भी जाएंगे उस परिस्थिति में जो भी लोग हैं वो क्या आपको आपकी क्वेश्चन आयर का आंसर देंगे या नहीं देंगे, इसका भी आपको पता लगाना होगा पहले से। ओके, चलिए ये बात क्लियर हो गई। तो ये प्रारंभिक तैयारियां में ये सारी बातों को आपको याद रखना है, यानी कि जो क्वेश्चन आयर का प्रकार है उसे हमें तय करना है, फिर उसमें प्रश्नों की लंबाई के बारे में हमें पता लगाना है, फिर हमें प्रश्नों को क्रम में लगाना है, फिर क्या वो हमारी क्वेश्चन आयर है वो जनसंख्या को पूर्ण रूप से परिभाषित कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये बात आपको याद रखनी। फिर पांचवी स्थिति ये याद रखनी है क्या जिस जनसंख्या पर हम क्वेश्चन आयर यूज़ करने वाले हैं क्या वहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, इसका भी हमें पता लगाना है। तो ये बात हमारी प्रारंभिक तैयारियों में आ गई। चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों। अब देखते हैं प्रश्नों या एकांशों की तैयारी, यानी कि जो प्रश्न या फिर जो आइटम्स हम बनाने वाले हैं क्वेश्चनायर में, तो उसकी तैयारी कैसे की जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों कि प्रश्नावली के निर्माण के दूसरे चरण में जो शोधकर्ता होता है ना, वो प्रश्नावली के लिए तैयार किए गए प्रत्येक विषय से संबंधित प्रश्नों का, तो जो भी मान लीजिए जो अब इन्वॉल्वमेंट का
चलिए यहाँ पर मैं कोई और ले लेती हूँ वेरिएबल। मान लीजिए कि सोशल एडजस्टमेंट मेरा एडजस्टमेंट ओके। तो ये मेरा वेरिएबल है सोशल एडजस्टमेंट ओके। तो अब देखिए सोशल एडजस्टमेंट पर मैं अगर इसके आधार पर मैं उसका मापन करना चाहती हूँ कि लोगों में सोशल यानी कि सामाजिक समायोजन किस प्रकार का होता है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, जब भी मैं क्वेश्चनर बनाऊँगी तो यहाँ पर मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके कुटुंब के प्रकार को लेना पड़ेगा, है ना। फिर मान लीजिए जो व्यवसाय का भी यहाँ पर मुझे लेना पड़ेगा, घर की स्थिति का यहाँ पर लेना पड़ेगा, यानी कि घर की स्थिति, आर्थिक स्थिति कैसी है ओके। तो ये सारी बातें, ये अलग अलग यहाँ पर क्या हो गए, उसके गुण हो गए ओके, मेरे किसके, सोशल एडजस्टमेंट के ओके। तो यहाँ पर मान लीजिए कि मैंने ये ले लिया है कि कुटुंब का प्रकार ले लिया ओके। तो कुटुंब का मैंने जब प्रकार लिया है तो कुटुंब के प्रकार का ये मेरा मेन क्वेश्चन है। अब इसमें से भी मेरे कितने क्वेश्चन बनेंगे, कुटुंब के प्रकार के रिलेटेड भी मुझे मेरी क्वेश्चन आय में मान लीजिए 4 या 5 क्वेश्चन बन रहा है ओके। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमें जो भी प्रश्नावली के लिए जो तैयार किए गए प्रत्येक विषय होता है, ये विषय हो गए, टॉपिक हो गए ओके। तो टॉपिक से संबंधित प्रश्नों या आइटम्स होती है, इसे हम आइटम्स भी कह सकते हैं ओके, इसे हम आइटम्स कहते हैं। इस आइटम में भी बहुत सारे क्वेश्चन हो गए ओके। तो ये जो आइटम्स हैं उस आइटम्स को लिखता है। फिर क्या होता है, इस चरण में शोधकर्ता भिन्न भिन्न विशेषज्ञों से प्रश्नों के निर्माण के बारे में उचित एवं वैज्ञानिक सुझाव प्राप्त करता है। मान लीजिए आपने क्वेश्चन बना लिए ओके, मान लीजिए ये आपने अपनी क्वेश्चन आयर में क्वेश्चन बना लिए। अब ये क्वेश्चन बनाने के बाद क्या करेंगे आप, तो जो विशेषज्ञ होते हैं उन विशेषज्ञों से आपको इस क्वेश्चन आयर के बारे में बात करनी होगी और उनको ये क्वेश्चन आपको क्या करना होगा, भेजना होगा, या फिर उनसे मिलकर इनके सुझाव के बारे में उनसे बात करनी होगी कि क्या मैंने जो क्वेश्चन आयर में क्वेश्चन डाले हैं वो सही है या नहीं है ओके। तो ये बात हुई हमारी जो विशेषज्ञ होते हैं उनसे अध्ययन, जो हमारा जो क्वेश्चन आयर हम जहाँ पर यूज़ करने वाला है, यूज़ करने से पहले की बात है। तो हम विशेषज्ञ को बताएंगे, उसे वेरीफाई कराएंगे कि क्या ये क्वेश्चन सही है या नहीं है, इसे रखने चाहिए या नहीं रखनी चाहिए, उसकी पूरी तरह से समीक्षा यहाँ पर की जाती है। फिर क्या होती है कि समस्या पर बने जो भी प्रश्नावली है उसके जो प्रश्न होते हैं उसके स्वरूप को भी यहाँ पर ध्यान में रखता है ओके। फिर क्या होगा, तो जो विशेषज्ञ होगा वो इसकी समीक्षा करेगा, फिर उसकी जो स्वरूप होता है उसके स्वरूप को देखेगा, यानी कि ध्यान में रखेगा, और फिर जाके प्रश्नों का निर्माण करने की उसमें जो सुविधा होती है उसके बारे में भी वो बताएगा ओके। तो यहाँ पर मान लीजिए कि शोधकर्ता ने विशेषज्ञों को ये सारी प्रश्नावली बता दी, और बताने के बाद विशेषज्ञ ने बता दिया कि भाई मान लीजिए ये तीसरा वाला जो क्वेश्चन है वो निकाल दो, या फिर पांचवा वाला क्वेश्चन है वो निकाल लो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो विशेषज्ञ ने आपको सुझाव दिया है उसके आधार पर फिर से एक क्वेश्चन आयर बनानी पड़ेगी। फिर आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आप जो भी क्वेश्चन बनाएंगे वो आपकी जो विशेषज्ञ ने, जो एक्सपर्ट ने आपको सलाह दी है, सुझाव दिया है, उसके आधार पर यहाँ पर आप नई सी क्वेश्चन आयर बना लेंगे। यानी कि उन्होंने 3 नंबर वाला निकाल देने को बोला था तो आपने यहाँ पर 3 नंबर वाला निकाल दिया। फिर यहाँ पर इसने एक्सपर्ट ने बोला था कि 5वें नंबर का निकाल दो, तो यहाँ पर आप 5वें नंबर का निकाल कर अच्छे से फिर से आप पुनः निर्माण इसका कर देंगे। अब निर्माण करने के बाद क्या होता है कि कभी कभी जो शोधकर्ता होता है उसे इस प्रश्नों के निर्माण के कार्य में फिर से संतुष्टि नहीं होती है। क्या नहीं होती, संतुष्टि नहीं होती, उसे ऐसा अनुभव होता है कि प्रश्नों को लिखने के लिए जितना उससे दुरुस्त आधार जो होना चाहिए था वो उसके पास अब भी नहीं, अब भी उसे लगता है कि उसमें कुछ ना कुछ क्या है, खूट रहा है, यानी कि कुछ अभी इसमें कम दिख रहा है, ऐसा रिसर्चर को फील होता है। तो फिर वो क्या करेगा,
तो फिर वो करेगा कि जिसके लिए उसने एक क्वेश्चन आयर बनाई है उस पर पहले वो क्या करेगा, उस पर वो अप्लाई करेगा, इस क्वेश्चन आयर को ऐसे लोगों को दे देगा और ऐसे लोगों को देकर फिर से वो उसको जो भी क्वेश्चन आयर है वो वापस ले लेगा और वापस लेकर वो वहाँ पर अर्थघटन करेगा कि देखिए यहाँ पर मुझे कौन से क्वेश्चन के पॉजिटिव वे में मुझे आंसर मिल रहे हैं। ओके, यानी कि मुझे जिस समस्या के रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर चाहिए इस तरीके से मिल रहे हैं। तो उसने उसके आधार पर मान लीजिए उसने एक क्वेश्चन आए लोगों पर पहले ट्राई किया, हम यही कहते हैं ना ट्राई करते हैं, तो ये ट्राई किया और तब उसे पता चला कि ये मान लीजिए चौथा नंबर वाला क्वेश्चन है, उसे लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो उसके कारण वो लोग अच्छे से इसे रिप्लाई भी नहीं दे पाए। तो वो क्या करेगा, वो जो क्वेश्चन आयर थी उस क्वेश्चन आयर में से वो उस 4 नंबर वाले को क्या करेगा, हटा देगा। ओके, और फिर से एक नई क्वेश्चन आयर का क्या करेगा, निर्माण करेगा और फिर जाकर वो क्या करेगा, जहाँ पर उसे जो भी जहाँ पर जो भी एरिया में उसे क्वेश्चन आयर यूज़ करना है वहाँ पर जाकर फिर से वो क्या करेगा, उसे अप्लाइड करेगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए कितनी बातें आ गई। प्रश्नों या एकांशों की तैयारियों में फिर से बता दे रही हूँ। पहले जो भी रिसर्चर होगा वो क्या करेगा, प्रश्नों का निर्माण करेगा। प्रश्नों का निर्माण करके वो जो भी एक्सपर्ट होंगे उन एक्सपर्ट को बताएंगे। अब एक्सपर्ट जो भी सुझाव करेगा, जो भी सजेशन देगा उसके आधार पर उतने ही क्वेश्चन को रखेगा और उस क्वेश्चन को रखकर वो फिर से एक नई वाली क्वेश्चनायर बनाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, अगर रिसर्चर को लगता है कि ये क्वेश्चन सही है, एक्सपर्ट ने जो सुझाव दिया वो कंप्लीट है, तो बात सही है, तो फिर वो डायरेक्टली लोगों पर यूज़ कर देगा, है ना, जिस पर उसे रिसर्च करना है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि रिसर्चर को लगता है कि नहीं, एक्सपर्ट ने सॉरी एक्सपर्ट ने जो सुझाव दिया है या फिर मैंने एक्सपर्ट ने जो सुझाव दिया है और उस सुझाव के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर क्वेश्चन रखे हैं, या फिर उसे लगता है कि मैंने कुछ क्वेश्चन ऐसे रखे हैं जिस पर मुझे अभी डाउट रहता है, तो उसके लिए इस डाउट को क्लियर करने के लिए वो क्या करेगा, इसी क्वेश्चन आयर को कुछ लोगों पर वो ट्राई कर देगा। ओके, जिस तरीके से खाना बनाते हैं तो पहले हम टेस्ट कर लेते हैं कि अच्छा बना है या नहीं बना है। ओके, वैसे वुमेन जो होती है वो डेली खाना खाना बनाती ही है, तो उसके लिए उसे माप पता ही होता है कि इतनी मिर्च ना डालनी चाहिए, इतना नमक डालना चाहिए, है ना। फिर उसे बताए कि अच्छे से हम बिना माप के भी अच्छे से खाना पका सकते हैं। फिर भी वो क्या करेगी, कभी कभी उसे लगेगा कि नहीं यार मुझे चेक करना चाहिए कि सही तरीके से बना है या नहीं बना, तो वो क्या करेगी, उसे चखेगी। ओके, पहले टेस्ट करेगी उसका कि वाकई में अच्छा बना है या नहीं बना है। फिर टेस्ट अगर उसे लगता है, टेस्ट करने के बाद उसे लगता है कि नहीं यार कंप्लीट है, उसमें खाने में जो मिर्च मसाला जो भी डाला गया है वो कंप्लीट है, तो फिर वो लोगों को पिरस देंगी। लेकिन अगर मान लीजिए उसे लगता है कि इसमें अभी नमक कम लग रहा है, तो वो क्या करेगी, उसमें नमक थोड़ा सा डाल देगी और अच्छे से फिर से चेक करेगी कि हाँ अब कंप्लीट है ना। तो इस तरीके की यही घटना यहाँ पर होती है, तो प्रश्नों में भी इस तरीके का होता है। ओके, अगर मान लीजिए कि रिसर्चर को लगता है कि जो भी क्वेश्चन रखे गए अभी उसमें कुछ डाउट्स है, तो वो क्या करेगा, कुछ लोगों पर ट्राई कर देगा, यानी कि टेस्ट कर देगा। अब कुछ लोगों पर टेस्ट करके उसे अगर लगता है कि नहीं यार मैंने जो क्वेश्चन उसमें डाले थे, जो एक्सपर्ट ने बताए थे वो सारी कंप्लीट है, तो कोई बात नहीं। अगर इसमें भी कोई दिक्कत आती है तो वो फिर से वो क्या करेगा, जिस तरीके से वो नमक ऊपर से डाला जाता है ना, उसी तरीके से वो यहाँ पर क्या करेगा, कुछ कमी रह गई होगी तो उसमें सुधार करेगा और फिर से नए से एक नई क्वेश्चनायर बनाएगा और फिर जाकर वो क्वेश्चनायर को लोगों पर वो अप्लाई करेगा। ओके, तो ये बात हो गई हमारी दूसरे क्रम में। अब तीसरे क्रम में क्या होगा कि प्रश्नों का पुनः परीक्षण एवं संशोधन किया जाएगा। यानी कि तीसरे चरण में क्या होगा कि जो भी रिसर्चर को, जो भी एक्सपर्ट थे, जो विशेषज्ञ थे, उनके द्वारा जो पुनः परीक्षित एवं जो संशोधित किया गया था, रिवाइज की गई थी जो क्वेश्चनायर, उन क्वेश्चनायर को जो एक्सपर्ट के जो समूह होते हैं उनके भिन्न भिन्न वर्ग के प्रतिनिधि जो वहाँ पर होते हैं,
जो मूल रूप से यह देखते हैं कि प्रश्नों को लिखने में शोधकर्ता ने कुछ पूर्वाग्रह आदि को नहीं दिखलाया ना। तो यहाँ पर जो एकांशों की जो तैयारी की गई थी, तो फिर लास्ट वाली जो हमने जो रिसर्चर ने जो क्वेश्चन आयर बनाई सुधार कर कंप्लीट, वो क्वेश्चन आयर को फिर यहाँ पर जो एक्सपर्ट होंगे वो फिर से देखेंगे, पुनः चकासनी करेंगे, ओके, पुनः परीक्षण करेंगे। तो फिर से वो देखेंगे और फिर से देखकर वो यहाँ पर ये बातें देखेंगे कि रिसर्चर ने कुछ भी पूर्वाग्रह यहाँ पर तो नहीं रखा हुआ ना, तो ये, और फिर उसमें कोई तकनीकी दोष है या नहीं, उन सभी की जांच वो यहाँ पर करेंगे। कौन करेंगे? एक्सपर्ट करेंगे, ओके। और एक्सपर्ट इन सभी का जो ऑब्जर्वेशन करके और फिर जाकर वो कहेगा कि अब प्राक परीक्षण के लिए इस जो क्वेश्चन आयर है वो कंप्लीट हो गई, ओके। प्राक परीक्षण यानी कि पुनः पहले जो हम जिस पर अप्लाई करने वाले हैं उसके पहले का परीक्षण, ओके। चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों। अब आगे आता है प्रश्नावली का प्राक परीक्षण करना। तो प्रश्नावली का प्राक परीक्षण करने का मतलब क्या होता है कि ऐसा परीक्षण हो जो मूलतः यह देखने के लिए किया जाता है कि प्रश्नावली कितना प्रभावकारी हो पाया है तथा उसमें किसी प्रकार की कोई परिवर्तन या परिमार्जन की ज़रूरत है या नहीं, ओके। तो यहाँ पर दोस्तों यही बात हुई, जो प्रश्नों या एकांशों की तैयारी में मैंने आपको जो स्टेप बताए थे ना, वो उनमें से ही स्टेप ये सारे यहाँ पर बन रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमने पूर्व तैयारी कर ली, फिर हमने यहाँ पर क्वेश्चन आयर बनाया, एक्सपर्ट को दिया, एक्सपर्ट ने सुझाव दिया, उस सुझाव के आधार पर रिसर्चर ने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर रिसर्चर ने यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया एक्सपर्ट की सलाह के अनुसार, यानी कि रिवाइज की। अब रिवाइज की हुई जो क्वेश्चन आयर थी उसको जो एक्सपर्ट होंगे वो फिर से क्या करेंगे, फिर से वो लोग यहाँ पर चेक करेंगे, इसकी जांच पड़ताल करेंगे कि टेक्निकल इश्यू नहीं होगा या फिर लोगों पर ये अप्लाई हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये सारी बातें यहाँ पर जांच कर देंगे। जांच करने के बाद क्या होगा, प्रश्नावली का प्राक परीक्षण होगा, यानी कि जो प्रश्नावली हमें लोगों पर जो न्यायाधीश पर हमें अप्लाई करनी है उससे पहले भी फिर से परीक्षण किया जाएगा। कुछ लोगों को ले लिया जाएगा, मान लीजिए आपने यहाँ पर सैंपल में 500 लोग लिए हैं, तो यहाँ पर 50 लोगों पर अप्लाई किया जाएगा और फिर देख लिया जाएगा कि क्या वो सही तरीके से क्वेश्चन आयर बनी है या नहीं है। तो यहाँ पर प्रश्नावली का क्या होगा, प्राक परीक्षण होगा, यानी कि जो परीक्षण जब हम करना चाहते हैं उससे पहले का ये परीक्षण होगा, जिसे हम प्राक परीक्षण या तो फिर प्री टेस्ट कहते हैं ना, तो यहाँ पर प्री टेस्ट लिया जाएगा, ओके। चलें, उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद प्रश्नावली की जो विश्वसनीयता और वैधता होगी वो निर्धारित हो जाएगी। जैसे ही आप 50 लोगों पर जो क्वेश्चन आयर अप्लाई करेंगे उसके आधार पर उसकी जो वैलिडिटी होगी, ओके, तो ये बात हमें पता चलेगी। जो रिलिएबिलिटी होगी, तो रिलिएबिलिटी और जो भी उसकी वैलिडिटी है उसके बारे में हमें यहाँ पर पता चल जाएगी कि उसकी वैधता कितनी है और उसकी विश्वसनीयता कितनी है। फिर जाकर क्या होगा, प्रश्नावली की उपयोग संबंधी प्रविधियों का उल्लेख यहाँ पर करना होता है, यानी कि शोधकर्ता प्रश्नावली के प्रयोग संबंधी जो तथ्य होते हैं उनका उल्लेख करता है, और ताकि किसी अध्ययन में उसका उपयोग किए जाने पर उन तथ्यों को ध्यान में रखा जाए। तो जो भी शोधकर्ता होगा वो इस क्वेश्चन आयर के आधार पर जो उसकी विश्वसनीयता है, उसकी वैधता है, कितने लोगों पर अप्लाई किया गया था, ये सारी बातों को यहाँ पर वो क्या बताएगा, बता देगा कि भाई यहाँ पर इस तरीके की इसकी विश्वसनीयता है, इस तरीके की इसकी वैधता है, इतने लोगों पर ये अप्लाई किया हुआ है, ये सारी बातों को यहाँ पर उल्लेख यहाँ पर वो करेगा। और साथ ही साथ क्या करेगा, प्रश्नों के उत्तर देने की वो जगह, फिर उत्तरदाता का नाम,
उसका जो सेक्स यानी कि उसकी जो जाति होगी, फीमेल मेल, ओके, उसके बारे में, और सूचनाओं के लिए स्थान तथा कैसी छपाई होगी, ये सारी बातों के लिए वो क्या करेगा, एक निर्णय ले लेगा। और इस तरीके से वो क्या करेगा, कंप्लीट प्रश्नावली यानी कि क्वेश्चन आयर तैयार करेगा। तो यहाँ पर आई होप आपको क्वेश्चन आयर के निर्माण के बारे में मैंने डिटेल्स में बता दिया। शॉर्ट में आप अगर समझना चाहो तो इस तरीके से समझ सकते हो कि क्वेश्चन आयर की पहले तैयारी की जाती है, किस तरह के उसके प्रकार होंगे, कितने प्रश्न रखे जाएंगे, ओके, कैसे प्रश्न रखे जाए, इन सारी बातों को पहले तय किया जाएगा। फिर क्वेश्चन आयर बनाया जाएगा, क्वेश्चन आयर में क्वेश्चन डाले जाएंगे, फिर एक्सपर्ट के साथ उसे जांच की जाएगी, एक्सपर्ट उसे सुझाव देगा और रिवाइज करने की बात करेगा। रिवाइज करके वो जो रिसर्चर होगा वो फिर से उत्तरदाता को बताएगा, एक्सपर्ट को बताएगा, एक्सपर्ट फिर से रीचेकिंग करेंगे। रीचेकिंग के बाद एक्सपर्ट उन्हें प्री टेस्ट के लिए कहेंगे, तो प्री टेस्ट लिया जाएगा। जो भी हमारा टोटल न्यादर्स है यानी कि टोटल सैंपल है, उनमें से कुछ लोगों को चुनकर उस पर पहले प्री टेस्ट लिया जाएगा। प्री टेस्ट लेने के बाद वहाँ पर अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं रहती है तो कोई बात नहीं, अगर कोई यहाँ पर दिक्कत रहती है तो ऐसे क्वेश्चन को हटा दिया जाएगा। फिर से अच्छी सी उन सारी बातों को याद में रखकर एक फाइनल आपकी क्वेश्चन आयर बनेगी, और फाइनल आंसर जो क्वेश्चन आयर बनेगी उसमें आपको उत्तरदाता का पता, उसका नाम, ये सारी बातें लिखने के लिए भी उसमें जगह रखनी होगी। ये सारी बातें आप कंप्लीट करके फाइनल क्वेश्चन आयर बनाकर लोगों पर यूज़ करते हैं और डाटा को इकट्ठा करते हैं। तो ये हो गई बात हमारी प्रश्नावली के निर्माण की। चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं दोस्तों प्रश्नावली के प्रकार के बारे में बात करते हैं। तो देखिए प्रश्नावली के जो प्रकार है उनके 4 प्रकार पड़ रहे हैं। अब नाम से ही आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मुक्त प्रश्नावली जो है वो आपको इसी तरीके से याद रखनी। मुक्त प्रश्नावली जो है वो हम उसे ओपन मोड में बोलते हैं ना, तो वो हमारी ओपन एंडेड आइटम्स यहाँ पर रखी जाती है, ओके। तो जहाँ पर क्या होती है ओपन एंडेड में क्या होती है कि आपको एक प्रश्न दिया है, मान लीजिए क्वेश्चन आयर है, यहाँ पर आपकी सब डिटेल्स भरी जाएंगी और यहाँ पर अगर आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है तो ये आपके क्वेश्चन है, ओके, ये आपका क्वेश्चन है और यहाँ पर आपको आंसर लिखने को बोलेंगे, ओके। तो ये हो गई आपकी यहाँ पर एक क्वेश्चन है और यहाँ पर आपको इतनी सारी जगह आंसर देने के लिए बोली जाएगी। तो आप अपने विचारों को यहाँ पर रखेंगे, ओके, क्वेश्चन के रिलेटेड अपने विचारों को यहाँ पर आपको जितना भी लिखना होगा वो लिख सकेंगे। उसे ही हम कहते हैं मुक्त प्रश्नावली। जबकि बात आती है बंद प्रश्नावली की, तो बंद प्रश्नावली में क्या होगा, तो बंद प्रश्नावली में ये मान लीजिए प्रश्नावली है, ये ऊपर डिटेल्स वाली बात है, यहाँ पर आपके क्वेश्चन है और उसके यहाँ पर आपको आंसर भी दिए गए होंगे, ओके, यानी कि वो ऑप्शन दिए गए होंगे। फिर जाके यहाँ पर ये दूसरा क्वेश्चन है, फिर यहाँ पर 1 2 3 4 ये आपकी क्वेश्चन आयर, ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी बंद प्रश्नावली। जहाँ पर क्या होता है कि क्वेश्चन के साथ साथ जो ऑप्शन होते हैं, आंसर होते हैं, वो कैसे सीमित किए जाते हैं, यानी कि फिक्स होते हैं, 4 में से ही आपको ढूंढने होंगे। मुक्त में क्या होगा, आप अपने विचारों को कैसे भी खुलापन वहाँ पर होगा, ओके, लेकिन यहाँ पर खुलापन नहीं होगा, यहाँ पर किसी भी प्रकार का लचीलापन नहीं होगा। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, ऑप्शन होंगे 4, आपके मर्यादित कर दिया गया इसका क्षेत्र, ओके, और उनमें से आपको एक को पसंद करना होगा, ओके, और वो भी आपका जो भी क्वेश्चन होगा आंसर ऑप्शन होंगे, उन ऑप्शन में भी आंसर होगा वो भी फिक्स होगा, ओके, कि इस क्वेश्चन का यही आंसर आना चाहिए। तो इस तरीके की क्वेश्चन आयर को हम बोलेंगे बंद प्रश्नावली। तो आई होप आपको मुक्त और बंद प्रश्नावली के बारे में पता चल गया। अब देखिए डाक प्रश्नावली की बात की जाए तो डाक प्रश्नावली में क्या होगा, तो आप डाक के जरिए यानी कि मेल, ओके, मेल का मतलब ईमेल ही करना है ऐसा नहीं होता है, ओके, मेल का मतलब होता है आप डाक में भी जो डाक होता है तो उसमें भी आप अपनी क्वेश्चन आयर लोगों तक पहुंचा सकते हैं या फिर कुरियर करके पहुंचा सकते हैं। यानी कि डाक में क्या होगा, परोक्ष रूप से होगा, आप खुद नहीं जाएंगे, ओके, डाक के ज़रिए आप क्वेश्चन आयर को भेजेंगे और सामने वाला उत्तरदाता होगा वो उस क्वेश्चन आयर को लेगा, फिर आंसर देगा और
आंसर देकर वो क्वेश्चनायर आपको वापस करेगा। और फिर आमने सामने क्रियान्वयन प्रश्नावली में क्या होगा, तो यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से आप जाएंगे, क्या होंगे, प्रत्यक्ष रूप से जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आयर में क्या होगा, आप प्रत्यक्ष जाएंगे और फिर जो भी क्वेश्चन आयर होंगे वो सामने वाले व्यक्ति को भरवाएंगे। अब मानिए यहाँ पर दो कंडीशन बनेगी, तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा तो वो खुद से भर कर देगा, लेकिन जो अनपढ़ व्यक्ति होगा तो आपने जो क्वेश्चन डाले हैं उस क्वेश्चन ना ही वो पढ़ पाएगा ना ही वो उसके आंसर दे पाएगा। तब जाकर क्या होगा, तो यहाँ पर जो प्रश्नदाता है यानी कि जो प्रश्न करता है वो सामने वाले उत्तरदाता को क्या करेगा, प्रश्न करेगा। उत्तरदाता अपना जो भी आंसर होगा वो मौखिक रूप से बताएगा और मौखिक रूप से बताकर जो भी प्रश्न करता है वो क्या करेगा, उस प्रश्न के आंसर को लिखेगा। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, प्रश्नकर्ता भी वो होगा और उत्तरदाता भी वही होगा, एक ही व्यक्ति होगा। जो प्रश्न कर रहा है वही उत्तर यहाँ पर लिखेगा। हाँ, उत्तर देने वाला तो जो है ही, लेकिन वो अनपढ़ है, उसकी वजह से वो आंसर लिख नहीं पाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसी कौन सी जो टूल्स है जहाँ पर प्रश्नकर्ता और उत्तरदाता दोनों ही एक होते हैं। तो ये प्रश्नावली जो होती है, प्रश्नावली क्वेश्चन आयर में ऐसा होता है कि प्रश्न करने वाला भी वो बन जाता है और उत्तर देने वाला भी, वो उत्तर लिखने वाला भी वही होता है। यानी कि प्रश्न लिखने वाला और उत्तर लिखने वाला दोनों ही क्या हो जाते, एक हो जाते। ओके, तो ये प्रत्यक्ष रूप में यहाँ पर होता है, फेस टू फेस जो होती है वहाँ पर ये बात होती है। ओके, चलिए, तो आई होप आपको मुक्त में पता चल गया है। यहाँ पर क्या होगा, आप स्वतंत्र रूप से कुछ भी लिख सकते हैं क्वेश्चन के रिलेटेड। ओके, अपनी मर्जी से अपने विचारों को यहाँ पर आप लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर फिक्स होते हैं, जो ऑप्शन होते हैं वो फिक्स होते हैं। और यहाँ पर डाक के जरिए परोक्ष रूप से आप इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं। आमने सामने क्रियान्वित प्रश्नावली में क्या होगा, तो हम फेस टू फेस मिलकर यहाँ पर डाटा इकट्ठा करेंगे क्वेश्चनायर को लेकर। ओके, चलिए, यहाँ पर मैंने सारी बातों आपको बता दी। ओके, चलिए दोस्तों, तो थैंक यू सो मच। एंड आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर यहाँ पर कोई डाउट रहता है दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।